सऊदी अरेबिया पहले तो ईरान के खिलाफ था और वेरी प्रो अमेरिका और द फर्स्ट टर्म ट्रम्प की, बट उसके बाद थिंग्स हैव चेंज्ड और एमबीएस और दुबई के जो रूलर्स हैं यूएई के एंड अदर्स, दे हैव रियलाइज के इनकी जो इकोनॉमीज हैं दे बड़ी वल्नरेबल हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया एंड यूएई। क्योंकि देखिए ये लोग बिल्कुल माहौल चेंज करने जा रहे हैं अपना। ये एक डेजर्ट किंगडम्स हैं, दुबई के पास वो तेल भी नहीं है, मगर उनको दोनों को पता है, सऊदी अरेबिया को भी और यूएई को, तेल खत्म हो जाए एक दिन तो फिर हम क्या करेंगे। सो दे आर आउट टू डाइवर्सिफाई, और उनकी जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर नहीं है, इट इज ऑन सर्विस इंडस्ट्री दोनों की। दुबई भी सर्विस इंडस्ट्री इज अ सेंटर फॉर ट्रांसिट एंड कम्युनिकेशंस, सर्विस इंडस्ट्री, टूरिज्म। एमबीएस भी 400 और 300 अरब डॉलर्स लगा रहा है ऑन डेवलपिंग द सर्विस इंडस्ट्री। उनके लिए तो एक रॉकेट आके गिर गया ना ईरान का तो सारे भाग जाएंगे वहां से। तो इसलिए दे कांट अफोर्ड, एंड आई थिंक उनको इस बात का एहसास हो चुका है, इसीलिए उन्होंने दे हैव मेड अप एंड सेटल देयर इश्यूज विद ईरान, और वो जो रिलीजियस इश्यूज थे वो खत्म कर दिए। एंड सो आई थिंक सऊदी अरेबिया इज वेरी कीन कि लड़ाई झगड़े ना हो और कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाए, एंड दे डोंट वांट रेजीम चेंज इन ईरान। उनके तो अच्छे तलकात हो गए हैं ईरान के साथ, एटलीस्ट नॉन एंटेगनिस्टिक। और सऊदी अरेबिया और ईरान, पहले एक वक्त था कि सऊदी अरेबिया अपना जो उसका वर्जन ऑफ इस्लाम है उसको प्रमोट कर रहा था और ईरान जो है अपना वर्जन ऑफ इस्लाम उसको प्रमोट कर रहा था, एंड ग्लोबल हेजेमनी ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड बाय वर्च्यू ऑफ देयर वेल्थ इन ऑयल वो करना चाह रहे थे, शियाइट इस्लाम वर्सेस वहाबी इस्लाम। मगर मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया ने तो वो ऑब्जेक्टिव अबैंडन कर दिया है। और उधर सऊदी अरेबिया में भी मेरा ख्याल है इस राउंड के बाद जब उन्हें एहसास हो गया इस बात का कि सीरिया भी गया, हमास और हिजबुल्लाह डिग्रेड हो गए, लिबिया भी गया, जॉर्डन है ही नहीं, कुवैत है ही नहीं, तो अब हम अकेले रह गए हैं। एंड आई थिंक ये जो पॉलिसी रही है ऑफ ओपन रेजिस्टेंस थ्रू प्रॉक्सीज, ये मेरा ख्याल है ईरान विल आल्सो टेक टाइम टू अंडरस्टैंड कि वो पुरानी गेम अब नहीं चल सकती। एंड आई थिंक ये लास्ट राउंड है इस गेम का, पुरानी गेम का। एंड नाउ मे बी इट्स टाइम फॉर ईरान टू स्टॉप आल्सो बीइंग very aggressive internationally. But I feel if the Ayatollahs could concentrate on building their own country, giving a little more freedom, और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें और ये ख़त्म करें ये न्यूक्लियर इशू जो है, ताकि अपनी सैंक्शंस ख़त्म हो और ये कार डेवलपमेंट हो सके ईरान के अंदर। मगर मैं एक बात आपसे कहता चलूँ बिफोर वी एंड दिस प्रोग्राम, मैं सुन रहा था आयतुल्लाह खमेनी का अभी एड्रेस किया उन्होंने, मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट रिलीजियस थिंग्स, अगर आप सुन लें जाके उनका जो एड्रेस है, और आपको एक और तारीखी एड्रेस याद आ जाएगा, बिफोर करबला। तो इस किस्म का मूड है वहां, तो मेरा ख्याल है कि इट्स बेस्ट टू वी सॉर्ट दिस आउट क्विकली। ठीक सिर साहब, प्रोग्राम एंड करने से पहले मुख्तसरन एक सवाल भी मुख्तसर है, और जब मैं आप पे छोड़ूंगी आप क्या जवाब देते हैं इसका, लेकिन बड़ा दिलचस्प सवाल है, पता नहीं जहन में ये आइडियाज़ कैसे आते हैं। अमजद साहब झंग से पूछना था कि ये सेठी साहब वाकई इतने काबिल हैं या आप लोगों ने प्रोग्राम फिक्स किया होता है, मतलब पहले सवालों जवाब तय किए होते हैं? मैं की कमा यार मुझे ऐसे लोग इतने शकी हैं, इतने शकी हैं, इट्स अनबिलीवेबल। मैं इनको बता दें जी कैसे ये प्रोग्राम होता है। ये समझते हैं कि हम बड़े जीनियसेस हैं, और बात ये जी कि आयशा अपनी पूरी रिसर्च करती है, मेरी रिसर्च टीम पूरी रिसर्च करती है, मैं अपनी रिसर्च करता हूँ। सारा हफ्ता हम वीडियोस, आर्टिकल्स, स्टेटमेंट्स इसको देखते रहते हैं। मेरी टीम अपनी तरफ देखती है, आयशा अपनी तरफ देखती है, मैं अपनी तरफ देखता हूँ। फिर हम एक्सचेंज करते हैं सारी इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट एक दूसरे को, वो आता रहता है। बातें हमारी नहीं होती पूरा हफ्ता, बात हमारी होती है आधा घंटा पहले इस प्रोग्राम से। अच्छा जी
क्या है आज का एजेंडा, क्या डिस्कस करना है। तो वो कहते हैं जी, एक बंदा कहता है कि सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, सारे ये डिस्कस करना। दूसरा कहता है हाँ सर वो तो है, मगर ये भी एक इशू है, इसको भी डिस्कस करना चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ ये भी है, मगर व्हाट अबाउट फलाना इशू। सिर्फ इशू, सब्जेक्ट। तो उसके बाद हम तय कर लेते हैं, अच्छा जी ये सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट्स। अब क्या उसमें पूछना है, क्या नहीं पूछना, ये हजरात जो यहाँ बैठे हुए हैं आपको नजर नहीं आ रहे, और ये खातून जो यहाँ बैठी हुई है, ये फिर अपनी वो डुगडुगी घुमाती है और अपने सवाल बनाती है और ठा ठा करके फेंकती है, और मैं यहाँ बैठ के तैयारी करके बैठा होता हूँ कि हुण की करने लगी है। लेकिन समटाइम्स आप वेल लेफ्ट भी करते हैं और समटाइम्स आप छक्का भी लगा देते हैं। लेकिन अमजद साहब, जब हम शो कर लेते हैं उसके बाद हम वो गाना सुनते हैं जो मसूद राना साहब ने गाया था कि तांगा लाहौर दा होवे ये पावे चंगदा टांगे वाला खैर मंगदा। ये जंग से ऐसे सवाल आए तो आपकी तसल्ली हो गई होगी उम्मीद है। और इसके अलावा भी बहुत से सवाल हैं। और ये जो सवाल आते हैं, ये जो आप लोग सवाल करते हैं, हाँ, ये सवाल मैं सुन लेता हूँ आने से पहले, यहाँ अभी आधा घंटा पहले मैं सुनता हूँ ये। अच्छा। और तो मैं कहता हूँ यार इनको शॉर्ट कर दो, जो रेलेवेंट हैं, जो रिपीट नहीं हो रहे, जो कि हम अपने प्रोग्राम में जो सब्जेक्ट नहीं डिस्कस करेंगे तो उनको आने दें, फिर देखते हैं क्या है। बहुत से सवाल ऐसे भी होते हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिए होते हैं पहले, कुछ लोगों ने हमारे प्रोग्राम सुना नहीं होता, वो फिर से वही सवाल आ जाते हैं, सो वी एक्सक्लूड देम। कुछ लंबी लेक्चर शुरू हो जाते हैं, वो भी नहीं फिर हम लेते। हम लोग चाहते हैं कि मुख्तसर सवाल हो जिसके ऊपर पहले बात ना हुई हो या इस प्रोग्राम के दौरान बात नहीं करनी है, तो फिर उसको आगे बढ़ाया जाए। एक सवाल जो तवातर से पूछा जा रहा है और वो इसी मीटिंग के जो पार लंच जिसको कहा जा रहा है उसके तनाजुर में है कि ये इतनी अनप्रेसिडेंटेड मीटिंग है कि लोग इसे भूल नहीं पा रहे और लोग अभी भी इसमें टीवे लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा, या पाकिस्तान ने क्या ऑफ़र किया होगा, अमेरिका ने क्या कहा होगा। मुझे आपसे ये जानना है कि डू यू थिंक कि ये पाक अमेरिका रिलेशनशिप में ओवर टाइम जो जैसा रहा एक रीसेट है? देखिए, रीसेट तो बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज है। रीसेट का मतलब है कि पहले एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थी, क्या फिर से एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप सेट होने जा रही है? मैं नहीं समझता कि कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अब अमेरिका के साथ सेट होगी। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप आपकी सिर्फ अब एक चाइना के साथ है, और किसी के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन। अमेरिका भी ट्रांजैक्शनल है और पाकिस्तान के भी ट्रांजैक्शनल है, मीनिंग इट इज वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन बोथ साइड्स, बट नॉट एनी लॉन्ग टर्म। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है, लोग इसलिए ज्यादा बातें कर रहे हैं अबाउट दिस सो कॉल्ड रीसेट, क्योंकि आपको याद होगा कि इमरान खान के ज़माने में ताल्लुकात बड़े ख़राब हो चुके थे, यहाँ तक कि खान साहब ने बाद में फिर इल्ज़ाम भी लगा दिया कि ये जो अमेरिकन हैं दे वांट टू आउस्ट माय गवर्नमेंट। लोग भूल जाते हैं और पीटीआई वाले भूल जाते हैं कि खान साहब जब अमेरिका से वापस आए थे तो उन्होंने जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड किया तो अभी तक अब मुझे याद है उन्होंने कहा था कि मुझे इतनी खुशी और इतनी कामयाबी नहीं हुई जब से मैंने वर्ल्ड कप जीता था 1992 में। ये मुझे लफ्ज उनके याद, ऐसा लगा जैसे वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। हाँ, मतलब है कि, और वही इमरान खान साहब थे जो कि एक साल के बाद कह रहे थे कि अमेरिका ने मुझे निकाल दिया। तो बात यह है कि ये पीटीआई वाले दोस्त हमारे भूल जाते हैं कि पहले इन्होंने अमेरिका को हीरो बना दिया, फिर अमेरिका को गालियां दी, फिर अमेरिका के पास चले गए लॉबिंग करने, और फिर यहाँ इंतजार में थे कि अब ट्रंप आएगा तो हम इमरान खान रिहा हो जाएंगे। बड़े बड़े लंबे दावे किए, अब मैं नाम नहीं लेता उन लोगों के, पता नहीं इनको क्या सूझी थी या क्या इनका ख्याल था, कौन इनको मिसलीड कर रहा था, या इनको अमेरिकन पॉलिटिक्स का पता ही नहीं है। अच्छा। तो वो सिचुएशन जहाँ के डोनाल्ड ट्रंप ने सलाम दुआ नहीं ली इमरान खान के बारे में और ये तवक्को कर रहे थे कि उनको रिहा करवा देंगे, तो अब ये जो जिस किस्म की वेलकम और मीटिंग की है विद द आर्मी चीफ, आई थिंक इट्स क्वाइट एन आउटस्टैंडिंग शिफ्ट, बट वेदर इट इज अ रीसेट आई डोंट नो। रीसेट से मुराद क्या है? क्या अब अमेरिका आपको मिलिट्री हथियार देगा? क्या अमेरिका आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलिट्री एड देगा? नो। अच्छा। आपको जो देना है वो आईएमएफ से मिलेगा, वर्ल्ड बैंक से मिलेगा, वगैरह वगैरह, और शायद कुछ स्पेयर पार्ट्स गोइंग फॉरवर्ड, डिपेंडिंग आपका रोल क्या है
इस क्राइसिस के अंदर। वो शायद आपको थोड़े बहुत, क्योंकि वो स्पेयर पार्ट्स तो चाहिए होते हैं ना, आपके पास बहुत सी अमेरिकन इक्विपमेंट है, स्पेशली F-16 वगैरह, तो मेरा ख्याल है इस किस्म के इश्यूज हैं। मगर बियॉन्ड दैट आई डोंट थिंक अब कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनेगी। अलबत्ता इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है विद अमेरिका वो अफेक्ट होगी, और उसके ऊपर अब हमें तवज्जो देनी चाहिए कि अब इंडिया की क्या रिलेशनशिप होगी विद अमेरिका अंडर डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज क्लियरली इस वक्त काफी सीरियस ड्रिफ्ट या टेंशन आ चुकी हैं बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड ट्रंप एंड अमेरिका एंड इंडिया। एंड अमेरिका जितनी भी गुडविल थी डोनाल्ड ट्रंप की इन इंडिया, वो सब फारग हो चुकी है इस वक्त। So I think we should focus not on any strategic gains by Pakistan, but strategic loss by India, जो कि relatively speaking is good, is a strategic gain for us. But in any long-term relationship, no. हमने China को at every stage, we have kept China informed and we will continue to do so. And हमारी सारी जो इस वक्त we are going to be part and parcel of the revival of the Road and Belt Initiative. And also, in terms of our defense requirements, China will be our strategic partner. ओके सिट साहब, एक और चीज़ की वजाहत कर दें। जिस तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिए, ये जिस तरह की उनकी शख्सियत है, लाइक आई लव पाकिस्तान, और मेरे लिए एजाज़ की बात है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलना, लवली पीपल, ग्रेट लीडरशिप, ये डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी को जहन में रखते हुए पल में तोला पल में माशा, आप क्या कहते हैं कि इन नवाजिशात को, इनायात को ज़ाती हैसियत में देखना चाहिए या इसे यूएस की फॉरेन पॉलिसी के ज़िम्न में ही देखा जाना चाहिए? ज़ाती भी नहीं, फॉरेन पॉलिसी भी नहीं। देन डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बातें करता है, जो उसका दिल चाहता है बोल देता है। आपने देखा नहीं कि वो फ्रांस वाले प्रेसिडेंट को उसने कैसे स्नब किया? उस बेचारे ने इतना ही कहा ना कि ये G7 की मीटिंग छोड़ के चला गया है बिकॉज ही इज गॉट टू वर्क ऑन द सीज फायर और ऑन, तो उधर से ट्रंप ने उसको ऐसा ट्वीट मारा, इंसल्ट कर दिया कि यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तुम तो ऐसे फजूल बातें करते हो। तो डोनाल्ड ट्रंप इज केपेबल ऑफ सेइंग माय बेस्ट फ्रेंड, जैसे इमरान खान को ओ इज अ ग्रेट लीडर, ये वो, इधर भी हो जी बड़ा जबरदस्त ही हो, कल को कुछ और हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं माननी चाहिए। वो एक तरफ सबको स्नब करता है, दूसरी तरफ उन्हीं की तारीफें करता रहता है। तो वो ही प्लेज दिस डबल गेम, किसी को पता ही ना चले कि मेरे ज़हन के अंदर है क्या। सो नोबडी शुड ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप। ओके, ठीक है। इसकी एक बड़ी मिसाल जिसके बारे में आपने प्रेडिक्ट भी कर दिया था, इलॉन मस्क के साथ इनका रिलेशनशिप कैसा रहा, उसी को ध्यान में रख लेना चाहिए।